हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग एसीसी के बैच का हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक है परसेंटेज। और इस टॉपिक पे आप लोगों को खास तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके मैथ्स के जो क्वेश्चन आएंगे, खासकर अर्थमेटिक के, उनका ये 50 से 60% आपका कवर करेगा। इतना ही नहीं, जब आप एडवांस मैथ्स पढ़ेंगे तो एडवांस मैथ्स में भी आपको जो है क्वेश्चंस के अंदर परसेंटेज को ऐड करके क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है, या फिर उनके अंदर ऐड करके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि परसेंटेज है क्या। जब आप लोगों को मैथ्स में यहाँ पढ़ा रही हूँ तो हम फोकस करेंगे कंसेप्ट्स पे, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ बताते चलूँगी जो जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये परसेंटेज जो चैप्टर है इसको हमने बनाया ही क्यों, यानी इसका यूज़ क्या है। तो देखो, इसका यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को भी हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन करेंगे हम परसेंटेज से। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे, इसके भी एग्जांपल आते रहेंगे आगे। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो कंपैरिजन होगा ना, जिन क्वांटिटीज़ का होगा, वो कॉमन कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए उनके अंदर। कॉमन कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या हो गया, उसको समझते हैं। वैसे तो आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो वो कॉमन कंस्ट्रेंट्स के ही होंगे, क्योंकि विदाउट कॉमन तो कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, उसमें परसेंटेज अप्लाई हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि कॉमन कंस्ट्रेंट्स का मतलब इसने कहा क्या है। देखो, यहाँ लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स, यानी हम इससे कंपेयर कर सकते हैं दो सर्कल के एरिया का। ठीक है, यहाँ पे फोकस आपको करना है एरिया पे, यानी एरिया का कंपैरिजन एरिया से हो सकता है, रेडियस का कंपैरिजन रेडियस से हो सकता है। रेडियस क्या है, लीनियर है यानी लेंथ है, तो ये लेंथ की फॉर्म में ही कंपैरिजन हो पाएगा। अगर किसी के मार्क्स हैं आपके पास, तो आप मार्क्स का कंपैरिजन किसी और के मार्क्स से ही कर सकते हो, आप किसी चीज़ की वॉल्यूम से या एरिया से नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चलेगा कंपैरिजन के लिए। और आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे वो भी इसी तरीके से होंगे कि आपको सेम कंस्ट्रेंट्स दे रखे होंगे। इस तरीके से हम बात करेंगे अब परसेंटेज पे। अब देखो, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि कंपैरिजन होता कैसे है। अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो परसेंटेज चीज़ों को कंपेयर करता कैसे है। देखो, आपके सामने की एग्जांपल है, एक है मोहन और एक है अमित। ये दो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। अब मोहन को मार्क्स मिले हैं 80 और अमित को मार्क्स मिले हैं 90। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है विच वन इज़ मोर इंटेलिजेंट। हमें बताना है इन दोनों स्टूडेंट्स में से इंटेलिजेंट कौन है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप आंसर क्या देंगे, कोशिश करना कि आप अपनी नोटबुक पे इसका आंसर लिख लो, क्योंकि जब मैं इसका आंसर दूंगी तो शायद आप ये कहोगी हाँ मैंने ये भी सोचा था, ये भी सोचा था। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने कौन सा आंसर सोचा था। अब देखो जरा, इसके मार्क्स 80 हैं, इसके मार्क्स 90 हैं, तो आप क्या बता सकते हो कि कौन सा इंटेलिजेंट है दोनों में से। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें अमित जो है वो इंटेलिजेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हम नहीं बता सकते। क्यों, अब उसके बारे में देखते हैं कि इनमें से इंटेलिजेंट है कौन। देखो, अब जब तक मैं आपको ये ना बता दूं ना कि ये जो मार्क्स आए हैं ये कितने में से आए हैं, आपने ये तो बोल दिया कि अमित के 90 मार्क्स हैं और मोहन के 80 मार्क्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अमित इंटेलिजेंट है, क्योंकि हो सकता है इसको जो ये 90 मार्क्स मिले हैं ये 900 में से मिले हों और इसको 80 में से ही 80 मिल गए हों। तो बताओ, अब 80 का ही पेपर था और मोहन ने उसे 80 में से 80 मार्क्स ले लिए, तो यही ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ ना। इसके तो कोई मार्क्स कटे ही नहीं, भले ये 80 जो है इस 90 से कम है, लेकिन ये 90 इसने कितने में से लिए, 900 में से। तो इसका मतलब कि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि ये मार्क्स कितने में से थे, हम इन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसकी जगह मुझे लिख के दिया होता कि मोहन को जो मार्क्स मिले हैं वो हैं 80%, यानी यहाँ परसेंट लिखा होता, और अमित को मार्क्स मिले हैं 90%, तो आपको इस 80 और 90 की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपको परसेंटेज बोल दिया ना कि इसको 80% मिले, इसको 90%, तो वहीं से बात क्लियर हो गई कि ये जो अमित है ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ आया ना कि सिर्फ ये मार्क्स लिख देने भर से हम लोग नहीं कंपेयर कर सकते थे, लेकिन जब उसको हमने परसेंटेज के फॉर्म में लिख दिया तो ये हमारे कंपैरिजन के लिए यूज़ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा था मेन रीज़न परसेंटेज बनाने का। अब बात करते हैं कि परसेंटेज के अंदर जो फॉर्मूले यूज़ होंगे, अब हम उनकी तरफ चलते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इसके अंदर क्या है अब
कि परसेंटेज का फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। हमने अभी जो एग्जांपल लिया था, तो ये जो है परसेंटेज, यहाँ पे आपकी ये फॉर्मूला तो आपको सबको पता होगा। ये मैंने किस चीज़ का फॉर्मूला लिखा है कि जैसे आप लोग अपने खुद के परसेंटेज मार्क्स कैलकुलेट करते हो, जैसे 10th में आए, 12th में आपके रिलेटिव्स पूछते भी रहते हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करते थे? आपने वहाँ कभी नहीं समझा कि परसेंटेज क्या है, लेकिन आपको सीधा एक फॉर्मूला पता था कि हमें अगर मार्क्स का परसेंटेज निकालना है, तो हम ऊपर लिख देते थे कि हमें कितने मार्क्स मिले और हमारे टोटल मार्क्स कितने थे और इनटू 100। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये हमने क्यों लिखा, और जब आप इसे समझ जाओगे ना, तो ये समझ लो आप परसेंटेज का 50% पोर्शन कंप्लीट कर चुकी हो। ठीक है, अब देखो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था उसमें हमने क्या देखा कि परसेंटेज निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो जितने मार्क्स उस स्टूडेंट को मिले हैं वो पता होने चाहिए, और जितने में से मिले हैं वो पता होने चाहिए, और इनटू 100 जब हम कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा परसेंटेज है ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, यानी बेस पे और चेंज पे। अब बेस और चेंज क्या है इसको मैं क्लियर करूँगी, और ये आप लोग अभी समझ लें कि जब परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं, इनके जो क्वेश्चन हम करेंगे, तो वो सारे के सारे डिपेंड करेंगे इसी बात पे कि बेस क्या है और चेंज क्या आया है। अगर आपने इस चीज़ को क्लियर कर लिया तो आपका पूरा परसेंटेज क्लियर हो जाएगा। बस इन्हीं दो चीज़ों का खेल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस तरीके से परसेंटेज जो है उसको हम सोल्व कैसे करेंगे। देखो, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि चेंज का मतलब क्या होता है, इसके अंदर चेंज क्या है और बेस क्या है। आपके समझने के लिए अभी बस इतना ध्यान रखना कि जब हम किसका जवाब देखेंगे, यानी किसका, अगर जैसे आप बोलोगे ना कि 20 इज वट परसेंट ऑफ 50, यानी 20 50 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो किसका, 50 का। तो जहाँ पे हमें किसका आंसर मिले वो हमारा बेस रहेगा, और जो हमसे पूछे कि कौन, यानी 20 50 का कितना प्रतिशत है, यानी कौन किसका कितना प्रतिशत है, हम इस तरीके से कहेंगे ना कि कौन किसका कितना प्रतिशत है, तो कौन का जो आंसर दे रहा होगा वो चेंज दे रहा होगा। ये मैंने एकदम लेमैन की भाषा में आपको समझाया हिंट रखने के लिए, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाओगे कि यहाँ पे चेंज को हमने कौन क्यों लिया और बेस को हमने किसका क्यों लिया। ठीक है, तो ये बस एक है कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रहे, क्योंकि अभी शुरुआत है चैप्टर की। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, देखो, अब इस जो ये आपका फॉर्मूला है, मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन से आप समझ जाओगे कि परसेंटेज एक्चुअल में है क्या। यहाँ से आपका सही मायने में परसेंटेज अब शुरू हो चुका है। देखो, हमारे सामने लिखा गया है कि जो परसेंटेज है ना, ये है मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। अब बात करते हैं ये 100 का खेल क्या है, ये टोटल मार्क्स नीचे क्यों लिखे गए और मार्क्स ऑब्टेन्ड ऊपर क्यों लिखे गए। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। तो देखो जरा, आप लोगों ने जब खुद के कभी मार्क्स कैलकुलेट किए होंगे, वहीं से इसका कंसेप्ट आएगा कि आपने जब खुद के मार्क्स कैलकुलेट करे, मान लो कि आपके जो एग्ज़ाम में ना, टोटल एग्ज़ाम आपका 500 का हुआ करता था, हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ठीक है, आपका जो टोटल मार्क्स हुआ करते थे एग्ज़ाम में वो 500 हुआ करते थे, और आप बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो आपके मार्क्स आ गए हैं 400। ठीक है, आपको 500 में से 400 मार्क्स मिल गए हैं, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि परसेंटेज कितना आया आपका। ठीक है, तो परसेंटेज कितना आया। अब देखो, ये जो 100 है ना, सबसे पहले आप जब परसेंटेज की डेफिनेशन देखोगे, इस 100 का राज हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि 100 क्यों आ रहा है यहाँ पे। 200, 300, 400, 500 कुछ भी आ सकता था। अब देखो जरा, यहाँ क्या लिखा है हमने, परसेंटेज। पर का मतलब सबको पता है, प्रत्येक, पर सबको पता है। और सेंट, सेंट का मतलब आप सबको पता है 100। जब आप सुनते हैं क्रिकेट के अंदर कि किसी ने सेंचुरी लगाई, तो सेंचुरी के अंदर क्या आता है हमारा, जब आप सेंचुरी पढ़ते हो, तो ये सेंचुरी में जो सेंट है इसका मतलब क्या होता है, 100, यानी शतक। यानी जो ये चैप्टर है इसमें 100 का रोल तो है कुछ ना कुछ। अब वो रोल क्या है, अब वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जो परसेंटेज है ना, इसका मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को 100 के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हो। 100 के ऊपर कैलकुलेट करने का मतलब क्या हुआ, यानी कि मान लो आपके मार्क्स यहाँ पे क्या थे, 400 थे, है ना, 400 नंबर थे, कितने में से, 500 में से थे। तो आपको ये नहीं जानना कि आपको 500 में से कितने नंबर आए थे,
आपको बार बार ये नहीं बताना कि मुझे जो है 400 नंबर मिले हैं, कितने में से, 500 में से, नहीं। जब आप परसेंटेज बताते हो तो सीधा सीधा बता देते हो कि 80 या 90% मुझे जो भी मिले। तो यहाँ मुझे इस 500 से कोई लेना देना नहीं है। हमें यहाँ ये देखना है कि अगर ये पेपर मेरा 500 की बजाय अगर सिर्फ 100 नंबर का हुआ होता तो फिर मेरे मार्क्स कितने आते, और वो जो मार्क्स होते हैं ना वही आपका परसेंटेज होता। बात समझ में आई? यानी आपको ये जो बेस है, ये कितनी भी दे रखी हो क्वांटिटी, लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है, आप इसको किस पे लेके आओगे, 100 पे लेके आओगे। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको 100 पे लेके कैसे आएंगे, और जो ये डेरिवेशन होगा कॉमन सा, यही आपका फॉर्मूला निकल के आएगा। देखो, अब 500 में से आपको मार्क्स कितने मिले हैं, 400, ठीक है। लेकिन क्या मुझे 500 में से मार्क्स की ज़रूरत है, नहीं जानना ना, मुझे जानना है 100 में से कितने आए। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर एक ही नंबर का पेपर होता तो मेरे मार्क्स कितने आते, 400 अपॉन 500, ठीक है। ये जो 500 हमने सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया है कि अगर 500 में से 400 है तो 500 हमने इधर भी डिवाइड किया और 500 इधर भी डिवाइड किया, तो यानी एक नंबर का अगर पेपर होता तो हमें मार्क्स कितने मिलते, 400 अपॉन 500। लेकिन हमारा पेपर कितने का रखना है, हमें 100 मार्क्स का रखना है, ठीक है। पेपर हमें रखना है 100 मार्क्स का, तो हमारे मार्क्स कितने आ जाएंगे फिर, 400 अपॉन 500 इंटू 100, ठीक है। क्योंकि हमने इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करा, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करा ना, तो इस तरफ भी क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई। अच्छा आप देखो जरा, क्या ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट सेम आया आप लोगों का? यहाँ पे भी मार्क्स ऑब्टेन्ड क्या लिखोगे, 400, और टोटल मार्क्स क्या लिखोगे, 500, और डिवाइड करके क्या कर दोगे, इनटू में 100। तो बात समझ आई कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम परसेंटेज में ये देख रहे हैं कि प्रत्येक 100 में से कितना होगा, परसेंट, यानी कोई भी वैल्यू प्रत्येक 100 में से कितनी होगी, बस इतना सा आपका परसेंटेज है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब ये 5 जो है ये 100 की टेबल में 5 की टेबल में 100 कितने पे गया, 20 पे। अब ये कितना हो गया, 4 इंटू 20 यानी 80। यानी अगर कहा जाए कि आपको 100 में से अगर इसी एफिशिएंसी के साथ, क्योंकि आप जितने इंटेलिजेंट हो उसी हिसाब से तो हम इसको कंपेयर करेंगे ना, तो आपकी इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग आपको 100 में से कितने मार्क्स मिलने चाहिए थे, 80। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, परसेंट। ये आपका क्या निकल के आ गया, परसेंट, यानी प्रत्येक 100 में से आपको कितने नंबर मिलते हैं, 80 नंबर। तो बस यही हमारा परसेंटेज था। अब इसके हम लोग आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को दो बातें समझ आ चुकी हैं कि जो परसेंटेज है वो हमारा दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। 100 से तो हमें मल्टीप्लाई करना ही करना है, इसमें तो आपको समझ आ ही चुका है कि क्यों करना है। अब बाकी दो चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे कि कौन सी चीज़ हमें कैसे लिखनी है। तो चलो हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, और तीनों क्वेश्चन आप देखोगे, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको लगेगा तीनों में कुछ खास डिफरेंस है नहीं, लेकिन तीनों के आंसर यहाँ अलग आएंगे। अब मैं आपको परसेंटेज की टर्मिनोलॉजी समझा रही हूँ कि आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस को क्रैक कैसे करना है। देखो जरा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना कि ऊपर हमें क्या लिखना है, चेंज लिखना है, नीचे बेस लिखना है, इंटू 100 लिखना है। अब देखो जरा किस तरीके से होगा। यहाँ पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि 50 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 250 kg, ठीक है। इसको आप लोग कंपेयर करो, जो अभी हमने क्वेश्चन करा था ना कि आपको जो है 500 में से कितने मार्क्स मिले, 400 मिले। तो एक तरीके से हम क्या कह रहे थे कि 400 500 का कितना परसेंट है। बात सेम हो गई ना, कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने परसेंट, यानी 400 500 का कितना परसेंट है। तो वही तो है कि 50 kg 250 kg का कितना परसेंट है। अब देखो जरा, मैंने आपको बताया था ना कौन और किसका, ठीक है। तो 50 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 250 kg, यानी किसका, यानी कौन और किसका का जवाब आप लोगों को समझ आ रहा है अब, कि किसका में किसका किससे लिखेंगे हम 250 को, और कौन 50 kg। अगर आपको ये भी नहीं समझ आ रहा तो अब देखो इस एक एक वर्ड को मैं आपको डिकोड करके बताती हूँ कि आपको कैसे डिकोड करना है, और आप इसको डिकोड करना सीख गए ना, आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। देखो क्या लिखा हुआ है, 50 kg, यानी देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि सेम कंस्टेंट्स का कंपैरिजन होगा। क्या यहाँ kg को किसी और चीज़ से कंपेयर किया है, नहीं ना, ऐसा तो है नहीं कि मीटर से कर दिया हो, है ना। kg को kg से ही कंपेयर किया है। अब देखो, तो यूनिट्स पे अभी हम फोकस करेंगे नहीं, यूनिट्स कोई मैटर करती नहीं है परसेंटेज में।
अब देखो 50 kg इज का मतलब क्या होता है, इज का मतलब होगा इक्वल टू, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो अपने नोटबुक के अंदर कि इज का मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है। तो 50 इज की जगह आप रिप्लेस कर दोगे इक्वल। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आपके इस टाइप के सारे क्वेश्चन इन तीनों के अंदर आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा जब आप इस तरीके से डिकोड करोगे। तो देखो इज का मतलब हमने क्या लिखना है, इक्वल टू 50 इज। अब वट की वैल्यू मुझे पता नहीं, तो आप वट की जगह क्या लिख दो, एक्स लिख दो, कि ये जो वट हमें निकालना है इसको हमने क्या लेट कर लिया है कि ये क्या है, एक्स है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि आपको मैं अब दोबारा समझाऊं तो अच्छे से समझ आ जाए। देखो दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं कि 50 हमने लिखा ना, 50 इज की जगह मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या लिखना है, इक्वल टू। इज को हम रिप्लेस करेंगे इक्वल टू से। इज वट, अब देखो ये जो वट आपको निकालना होगा ना जहाँ पे भी, उसे आप रिप्लेस कर दोगे एक्स से। यहाँ ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पे ये वाला वट क्या हो जाएगा, एक्स, और यहाँ जो ऊपर हमने देखा है इस वट की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स, ठीक है। और परसेंटेज जहाँ पे भी होगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, 100। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 50 इज एक्स, और परसेंटेज को मैं किससे लिख दूं, परसेंटेज का सिंबल लगा दूं, ठीक है। ऑफ, अब देखो आप लोगों ने बोर्ड मास जब पढ़ा होगा छोटे, जब आप थे छोटी क्लासेस के अंदर, तो बोर्ड मास तो आई थिंक चाहे आपको समझ ना आया हो, पर ये तो आपको पता है ना इन सब का मतलब क्या होता था। ये ब्रैकेट होता था, ऑफ होता था, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इतना सबको पता है, कुछ ऐसा रूल हुआ करता था। तो ये जो ओ होता था इसका मतलब क्या होता था, ऑफ, और इसको हम रिप्लेस कर देते थे किससे, मल्टीप्लाई से। यानी ऑफ जहाँ होगा तो जो चीज वहां पे थी ना, मैथ्स बदल थोड़ी गया, मैथ्स तो अभी भी वही है। तो ये जो ऑफ है इसका मतलब अभी भी क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो जहां पे भी आपको ऑफ दिखे वहां आपको क्या लगा देना है, मल्टीप्लाई। और 250 तो क्या रहेगा अपना, 250 ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब एक बात बताती हूँ मैं आप लोगों को कि जब हमने परसेंटेज में किसी चीज को कन्वर्ट किया था, जब हम परसेंटेज सोल्व कर रहे थे, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जब आप परसेंटेज बना रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे थे, है ना। अभी जब हमने एग्जांपल पढ़ा था कि टोटल मार्क्स नीचे हमने लिख दिए थे, ऑब्टेन्ड मार्क्स ऊपर लिखे थे, और इनटू 100, और जैसे ही हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो जो हमारी वैल्यू बनी थी उसके साथ हमने क्या लगा दिया था, परसेंटेज। यानी जब हम परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब हमें क्या करना है, जब हम परसेंटेज से वापस इस फॉर्म में आना चाहेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में, यानी सिंबल को हटाना चाहेंगे, तो हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है। तो एक चीज हम जब रिवर्स लेके आएंगे, तो अगर इस तरफ मल्टीप्लाई था तो दूसरी तरफ जाते वक्त क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी यहाँ से आप लोगों को ये चीज भी नोट करनी है कि जब आपको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है तब तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, और जब आपको परसेंटेज का सिंबल हटाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। बस ये चीज़ ध्यान रखना। ये आप पहली बार ये भी पढ़ रहे हो तो आपको शायद थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन एक दो बार आप जब इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो इस क्वेश्चन को हमने डिकोड कर लिया है। अब मैं क्या लिख दूँ, 50 इक्वल टू एक्स। अब मैंने क्या बोला, परसेंटेज हटाना है हमें, कोई भी चीज़ मैथ्स की फॉर्म में जो हमने यहाँ इंग्लिश या मैथ्स ये था इससे हमने रिप्लेस कर देना, सब कुछ हमें क्या कर लेना है, या तो हम लोग उनको किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन की फॉर्म में ले आए या नंबर की फॉर्म में ले आए। तो परसेंटेज का हमें यहाँ कोई यूज़ नहीं है, तो हम इसको चेंज कर देंगे अपने मैथमेटिकल फॉर्म में। तो इसको क्या करेंगे, एक्स को डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाई 250। बस अगर आपने ये लिखना सीख लिया ना तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं होगी। आपको ये भी जानने की जरूरत नहीं है तीनों में डिफरेंस क्या है, बस आपने अगर डिकोड करना सीख लिया तो बस आपका परसेंटेज का काम वहीं पे ख़त्म है। अब तो आप कैंसिल आउट कर ही सकते हो। देखो 50 की टेबल में 5 पे गया 250, ठीक है। अब इस 5 को जब हम करेंगे 100 से तो आ गया 20, तो हमारे पास आ गया 1 इक्वल टू एक्स अपॉन 20। देखो कैलकुलेशंस पे आप लोग थोड़ा सा फोकस करना और कोशिश करना टाइम निकाल के रोज 10 मिनट सिर्फ आप अगर कैलकुलेशन कर लोगे तो आपकी कैलकुलेशन अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, और कोई तरीका नहीं है मैथ्स की कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने का। तो देखो x इक्वल टू 20, ठीक है। यानी 50 जो है 250 का कितना परसेंट है, 20% है।
क्लियर है यहाँ तक? इसका आंसर क्या आ गया? 20%। अब देखते हैं बाकी दो क्वेश्चन। वैसे आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने बताया है डिकोड करके, आप चाहो तो डिकोड कर सकते हो इन्हें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसी में? अच्छा, अब आप लोग ध्यान रखना कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आया है? 20%। इसका आंसर क्या आया था? 20%। अब देखो मैंने इन्हीं वैल्यूज पे सारी चीजें लिखी हैं, 50 और 250 पे, ताकि आपको डिफरेंस समझ आए कि एक ही क्वेश्चन आपको हो सकता है दिखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन इन सब में कितना डिफरेंस है और इनके आंसर कैसे अलग अलग आएंगे। और आपके जो अब जब एग्ज़ाम आए हुए हैं ना, उनमें मैक्सिमम आपके इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, तो इसलिए इनका कन्फ्यूज़न दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो पहला अगला क्वेश्चन करते हैं। 50% ऑफ 250 इज़ वट। बहुत ही ईजी है। वट की जगह हमें क्या लिख देना है? एक्स। इज़ की जगह हमें क्या लिख देना है? इक्वल टू। और परसेंटेज हटाने के लिए क्या करना है? 100 से डिवाइड। तो अब आप लोग खुद लिख सकते हो कि 50% हटाने के लिए डिवाइड, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ किसका? 250 का। ठीक है, ऑफ 250, ऑफ 250। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? इज का मतलब मैंने क्या बताया? इक्वल टू। और वट मतलब एक्स। तो अब जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये कितने पे गया? 2 पे, और ये गया 125 पे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है 125। और ये तो वैसे भी जनरल सी बात थी कि 250 किलो का 50% कितना होगा? तो 250 किलो को 50% मतलब उसका हाफ, यानी 250 किलो का हाफ अगर आप निकाल देते हो तो आपका क्या आ जाता है? 125 केजी। क्लियर है? अब देखो दिखने में सारी वैल्यूज वही थी, यहाँ पे भी 250 था, यहाँ पे भी 250 था, यहाँ भी 50 था, यहाँ पे 50 था, लेकिन दोनों के आंसर के अंदर चेंज आ गया। अब अगला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करो, ताकि आपको समझ में आए कि आप जो सीख रहे हैं आप उसको कहाँ तक समझ पाए और आप किस तरीके से अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 250 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 50 kg। क्लियर? अब इसको भी आपको क्या करना है? बहुत आराम से आप इस लाइन को बस पढ़ें और क्या बोल रहा है? 250 kg। तो मेरे को इसमें तो कुछ चेंज करना नहीं। अच्छा, इज का मतलब क्या हो गया? इक्वल। और वट की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है? एक्स। और परसेंट, ठीक है, वट परसेंट, परसेंट का सिंबल आप लोग लगा देंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, किसका? 50। ठीक है, देखो पूरी लाइन जो थी ये भले ही किसी फॉर्मेट में आपको लिख के दियो, पर आपको इस फॉर्मेट पे आ जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 250, तो 250 तो 250 रहेगा। इसकी जगह क्या लिख देंगे? इक्वल टू। और ये क्या आ गया? वट यानी एक्स, परसेंट, तो अभी के लिए परसेंट मैं ऐसे लिख देती हूँ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये आ गया आपका 50। क्लियर है यहाँ तक? अब इस परसेंटेज को भी आप लोगों ने क्या कर देना है? रिप्लेस कर देना है। तो 250 इक्वल टू एक्स अपॉन 100 इंटू 50। अब आप इसको सॉल्व करो जरा। ये गया 2 पे। थोड़ा सा कैलकुलेशंस को आप समझ लेना। ठीक है, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो x कितना आ जाएगा? 2 इंटू 250। अगर आप लोगों को ये बेसिक कैलकुलेशंस भी अगर ध्यान नहीं है, बहुत टाइम हो गया, आप या तो आपने पढ़ाई छोड़ दी है, कुछ इशू है, तो आप वो चीज़ हमें बता सकते हो। हम इस पे भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, कैलकुलेशन पे भी। लेकिन अभी कुछ मैंने ऐसा टॉपिक लिया है कि आपको समझने पे थोड़ा सा आपका दिमाग खुले, आप रिलेट कर पाओ चीज़ों को। कैलकुलेशन पे भी हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया? एक्स इक्वल टू 500। ठीक है, तो 250 इज वट परसेंट। अब आप कहोगे ना ये 500 के परसेंट है। ठीक है, 500%। तो ऐसा नहीं है कि 100 से ऊपर वैल्यू नहीं हो सकती, परसेंट के अंदर हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 500 आ गया तो मेरा आंसर गलत है, नहीं। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो 250 है वो 50 से बड़ी वैल्यू है ना। तो कोई चीज़ 250 जो है वो 50 से कितनी ज़्यादा बड़ी है, तो परसेंटेज में भी ये बड़ी रहेगी ना, छोटी तो नहीं हो जाएगी 100 से। इसलिए ये वैल्यू 100 से ऊपर भी जा सकती है। क्लियर है यहाँ तक? जो हम 100 ले रहे हैं वो तो बस इसलिए ले रहे हैं कि हम परसेंटेज के अंदर ले रहे हैं, लेकिन वो जो परसेंटेज आएगी उसकी मैग्नीट्यूड हम कुछ भी हमारा हो सकता है। क्लियर है? बस नेगेटिव में कुछ नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करने की ट्राई करना। अब इसी में हम लोग नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे हम लोग इससे जो अभी एक एक लाइन के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर 2 लाइन के करेंगे, 3 लाइन के करेंगे। इस तरीके से आपका बेस
बनता जाएगा। अब यहाँ पे देखो ज़रा, अब जो आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। देखो जो मैंने पहले बताया है उसी तरीके से आपको परसेंटेज को डिकोड करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है 25%। अच्छा 25 तो एज इट इज़ रहेगा। परसेंटेज को हटाने के लिए मैंने आपको क्या बताया, 100 से डिवाइड करने। देखो अब तक तो आपको ये चीज़ ध्यान भी रहने लग गई ना कि परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा 100 से डिवाइड, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। मैंने यहाँ लिख दिया। मुझे कुछ नहीं आता परसेंटेज में, मैं हम यही मान के चलते हैं हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन बस डिकोड करना हम लोग एक बार सीख लेते हैं, आपको इतना ही समझना है। अब देखो ऑफ की जगह मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लाई लिखा। फिर से क्या आ गया मेरे पास 20, तो फिर से हम यहाँ लिख देंगे 20। एक और परसेंट। आपको इन चीज़ों की कोई फिक्र नहीं करनी है, बस ध्यान रखना आप कुछ भी स्किप ना करें इसमें से। जो भी चीज़ है उन सब चीज़ों की अगर आपने ये परसेंटेज भी स्किप कर दिया ना तो आपको पूरा आंसर गलत हो जाएगा। जो भी चीज़ें आपको दे रखी हैं आपको वो सारी की सारी चीज़ें डिकोड करके अपने इस न्यूमेरिकल फॉर्म में लेके आनी है, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखो ज़रा 20 मैंने लिख दिया है। अब लिखा हुआ है परसेंट, तो परसेंट को हटाने के लिए मेरे को क्या करना है, 100 से डिवाइड। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, साथ में क्या है 300, और इज का मतलब इक्वल टू, यानी ये वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो क्या आप ये सोल्व नहीं कर सकते हो, ये तो बहुत इजी फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। अब क्या करोगे, ये जाएगा 4 पे। 25 की टेबल में 100 कितने पे जाता है, 4 पे जाता है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दिया मैंने 5 पे, तो 5 इंटू 3 यानी 15, तो इसका आंसर अपना कितना आ गया, 15। तो इस तरीके से बस आपको ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है ना, इनमें तो बस आपको इनके सिंबल्स को डिकोड करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, चलो देखते हैं। ये लिखा हुआ है अपना यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करें, और आप खुद सोल्व करेंगे तभी आपको समझ आएगा कि अभी भी आप कौन सी चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको साथ साथ अटेम्प्ट करना है वीडियो को पॉज करके, और अब आप लोग जब ट्राई करेंगे फिर मैच करना कि आपका आंसर मैच हो रहा है नहीं। थोड़ा सा आपका इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा जब आप चीज़ों को यहाँ से सोल्व करते हुए चलेंगे। तो देखो ज़रा अब क्या करना है, 20% ऑफ एक्स। देखो 20% ऑफ एक्स। अब परसेंटेज अगर मैं हटाऊं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20/100, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और एक्स को मैं एज इट इज एक्स लिख दूंगी, इक्वल टू, और ये 90, ठीक है। बस इतना सही तो था। अब हमसे क्या पूछा है, एक्स की वैल्यू पूछिए। यानी अगर मुझे ऑफ के मतलब पता है, मुझे परसेंटेज को हटाने का तरीका पता है, तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, ठीक है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, और ये गया 5 पे। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 इंटू 5 यानी कि 450। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 450 आ चुकी है। तो बस इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। इसी तरीके से हम कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ 20% ऑफ ए नंबर इज 120, देन 120% ऑफ दैट नंबर इज। ये हमसे पूछा गया है, एक इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। तो देखो जो भी इन्फॉर्मेशन है अभी तक मैंने आपको जो समझाया है उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है। तो इनको डिकोड करते जाना है। 20% ऑफ यानी मल्टीप्लाई अ नंबर, यानी कोई नंबर है उसका 20% इज 120। अब देखो वो नंबर हमें नहीं पता है ना, तो जो चीज़ हमें नहीं पता है, जो हमें फाइंड करनी है, उसको हम कुछ लेट कर लेंगे। तो देखो 20% ऑफ ए नंबर, तो क्या लिखेंगे, 20% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई अ नंबर, कोई नंबर क्या रहा होगा, एक्स, ठीक है। इज का मतलब क्या है, इक्वल टू कितना है, 120। तो देखो हमें दे रखा है कि 20% किसी नंबर का हमें 120 दे रखा है। देखो वैसे ये क्वेश्चन जो है हमारा डायरेक्ट भी हो सकता है, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे धीरे धीरे आपकी परसेंटेज पे कमांड होने लगेगी ना, तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी 6 से करना है, सीधा आप आंसर निकाल दोगे। लेकिन क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है चैप्टर की, तो मेरा काम है कि मैं आपको एक एक चीज़ कंसेप्ट के साथ सिखाऊं, और तभी आप इन चीज़ों को एकदम से अप्लाई कर पाओगे। तो देखो
अब परसेंटेज को मैंने हटा देना है, तो मैं क्या कर दूँ अगर परसेंटेज को मुझे हटाना है? तो देखो ज़रा, 20% को हटाने के लिए 100 इंटू एक्स इक्वल टू 120। क्लियर है यहाँ तक? इस तरीके से हमारा रहेगा। तो अब हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। ये कितने पे गया? 20 और 120, ये कैंसिल आउट होके कितने पे चला जाएगा? 6 पे। क्लियर है यहाँ तक? अब जब ये 6 पे कैंसिल आउट होगा, ये और ये 6 पे कैंसिल आउट, 20 की टेबल में 6 पे कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ से x आपका कितना आ जाएगा? देखो जरा, x अपॉन 100 इक्वल टू 600, यानी आपको वो नंबर इक्वल टू 6 था, ठीक है। तो ये 100 में यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो x अपना आ जाएगा 600। क्लियर है? तो यहाँ से आपको समझ आ गया है कि हमारा जो नंबर है वो कितना है? 600 है। यानी 600 का जब हम 20% कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? 120 के बराबर। अब उसी नंबर का 120% आपसे पूछा गया है। क्लियर है? तो अब उसी नंबर का 120% जब आपको कैलकुलेट करना है, जब आपको नंबर पता चल गया तो आप उसका कितना भी परसेंट कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? एक बार मैं फिर से इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि यहाँ इसने लिखा कि 20% ऑफ ए नंबर इज 120, यानी कि 20% ऑफ ए नंबर इज 120 था हमारा, ठीक है। पहली लाइन अभी जो मैंने बताई, इसको हमने कैंसिल आउट किया, ये किया 6 पे, तो एक्स आपका आ गया 600। यही वो नंबर है जिस नंबर के बारे में बात हो रही है। तो अब इस नंबर का 120% कितना है? यानी 120%, तो 120% ऑफ यानी मल्टीप्लाई ऑफ दैट नंबर, वो नंबर कितना है? 600। इज का मतलब इक्वल टू, और ये क्या आ गया अपना? इस तरीके से इंटरोगेशन मार्क, ठीक है। ये हमें पता करना है। तो ये कैंसिल आउट हो गया 6 पे, तो 120 इंटू 6 बराबर कितना हो गया? 360। यानी उसी नंबर का 120% जब हम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 360। अब एक बारी मैं आपको इसकी ना शॉर्ट अप्रोच बता देती हूँ कि आप अगर देखोगे ना तो ये क्वेश्चन आपका 20 सेकेंड का भी नहीं है। मतलब 20 सेकेंड भी मैंने ये समझ लो ज़्यादा बोल दी इस क्वेश्चन के लिए। देखो कैसे करते हैं, एक बात हम यहाँ से समझते हैं कंसेप्ट, क्योंकि ज़रूरी नहीं ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपके पास आ जाए, हो सकता है इसी क्वेश्चन को किसी और फॉर्म में पूछ लिया जाए। लेकिन जो कंसेप्ट मैं आपको समझा रही हूँ अभी, वो कंसेप्ट आपका फिक्स रहेगा, क्योंकि जो चीज़ यूनिवर्सल है, क्योंकि मैथ्स में जो भी चीज़ें हैं वो लॉजिकल हैं। तो जो लॉजिक मैं आपको बता रही हूँ वो बदलेगा नहीं, ठीक है। अब अच्छा एक बात बताओ मुझे, किसी चीज़ का मुझे अगर 1% पता है, देखो 1% किसी नंबर का मुझे दे रखा है 2 है, यानी किसी नंबर का 1% किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो क्या मैं उसका 2% जब निकालूंगी, जब मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई करा है तो इधर भी क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, यानी उसी नंबर का 2% किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर। क्लियर है? यानी अगर इधर मैं कुछ मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना, तो वही ऑपरेशन इधर लगेगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, किसी नंबर का 20% मुझे दे रखा है, यानी कि 20% मुझे दे रखा है किसी नंबर का, कितने के बराबर है? 120 के बराबर। कोई नंबर है, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है। इस तरीके से आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि चीज़ें कम लिख के आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सको। अब अगर मुझे किसी चीज़ का 20% पता है, तो क्या मुझे उसका 120% नहीं पता चल सकता? ठीक है। अब 120 के लिए इधर क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 360। क्लियर है? तो आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन में इस नंबर को बताए बिना भी हम इसका आंसर निकाल सकते थे। क्लियर है? तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो अप्रोच है ना, ये देखो ट्रिक नहीं थी, ट्रिक के नाम पे हम इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब कहने वाले इसे ट्रिक कह देंगे, लेकिन असलियत में ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बस एक कंसेप्ट है। ये बेसिकली आपका क्या है? यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड तो आपको पता है ना, कि एक पेन अगर 5 रुपए का है तो 10 पेन कितने के होंगे? 50 रुपए के। क्लियर है? तो इधर अगर 10 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, तो परसेंटेज भी तो इसी तरीके से हो जाएगा कि किसी नंबर का इतना परसेंट इसके बराबर है तो इतना। अब देखो ये तो ये था कि सीधा सीधा 6 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड ही जब मैंने आपको बोल दिया, यानी किसी एक चीज का निकालो उसके बाद आप कितने का भी निकाल सकते हो, तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल होगा परसेंटेज में। क्लियर है? अब अगर यहाँ पे बोल दिया जाता कि सीधा 6 का मल्टीपल ना लूँ मैं कोई, ठीक है, मैंने उनको बोल दिया कि उसी नंबर का 25% बता दो मुझे। अब मैंने 20% गिवन है और मुझे 25% चाहिए, यानी मैंने उसका
120% नहीं निकालना। देखो इस टाइप से थोड़ा सा ना, जब आप लोगों के पास टाइम हो तो आप खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करो। जब आप खुद से बनाओगे तो चीज़ें अपने आप क्लियर होंगी। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हम लोगों से पूछने के लिए आप कभी भी हमसे पूछ सकते हो, हम कभी भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो ऐसे डाउट अगर आपको आते हैं, डाउट तभी आएंगे जब आप कोशिश करोगे। अब देखो 20% मुझे गिवन है कि कितना है, 120 है। मुझसे पूछा गया है इस नंबर का 25% बताओ। उसी नंबर का कितना परसेंट बताओ, 25%। तो यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दो कि भाई 20% बराबर है 120 के, यानी 1% कितने के बराबर हो गया, 120/20 के। क्लियर है। यानी उसी नंबर का 1% जब मैं निकालूं तो कितने के बराबर आएगा, 6 के। तो 25% निकालना है ना, 25% निकालना है, तो 25% के लिए क्या कर देंगे, 25 × 6, यानी उस नंबर का 25% मुझे निकालना है तो 25 × 6 कर देंगे। कितना आ जाएगा, 100 हो गया 4 टाइम्स पे, और 150, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 150। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, रिलेट करोगे, तो अपने आप चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।